आसपास के लोग भी दंग रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि मुकाबला पलक झपकते ही खत्म हो गया। यान ने मोरास की टुकड़ी के योद्धा को एक ही साफ वार में हरा दिया था। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि यकीन करना मुश्किल था, पर सबूत सबके सामने था। मीर अपनी जगह पर जमा हुआ था और हथियार उसके गले पर टिका था। यान की आंखों में अब भी वही तेज चमक थी, जैसे जंग ने उसे पल भर के लिए इंसान से कुछ और बना दिया हो। पर अगले ही पल सब सामान्य हो गया और उसने बड़ी नरमी से मीर से पूछा कि क्या वो ठीक है। वो डरावनी ताकत और फिर ये फिक्र, इस विरोधाभास ने देखने वालों को उस वार से भी ज्यादा हैरान कर दिया। उधर कासल के उस चमकदार हॉल से दूर स्टोन स्पाइक्स के उत्तरी जंगलों में अपनी ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। वहां की हवा ज्यादा ठंडी और भारी थी, जिसमें चीड़ के पेड़ों और पुरानी बर्फ की महक घुली थी। उस खामोश जंगल में कुछ लोग ऐसी योजनाएं बना रहे थे जिनका इस मुकाबले से कोई लेना देना नहीं था, पर उनका ताल्लुक किस्मत के खेल से जरूर था। एक नुकीली चट्टान के किनारे खड़ा एक आदमी अपने पीछे पत्थर की ओट में बैठे दूसरे आदमी से बात कर रहा था। उसने किसी खास शख्स के बारे में पूछा जो शायद अब भी उत्तरी सागर में कहीं था। उसकी आवाज काबू में थी, पर उसमें बेसब्री साफ झलक रही थी। उसका सवाल हवा में गूंज कर रह गया। एक गंजे सिर वाले बूढ़े आदमी ने, जिसने एक सन्यासी जैसा चोगा पहन रखा था, कड़वा सच बताया, ड्यूक बियोवुल्फ अब अपनी जागीर में वापस नहीं लौटेंगे। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे वो कोई दुखभरी खबर नहीं बल्कि कोई ऐसी बात बता रहा हो जिसका होना तय था। शब्द सीधे थे, पर उनका असर बहुत गहरा था। जिस आदमी ने ड्यूक के बारे में पूछा था, उसने ये खबर खामोशी से सुनी। उसका चेहरा पत्थर जैसा भावहीन था। उसने न तो कोई बहस की और न ही विरोध, बस इस बात को मान लिया कि ड्यूक बियोवुल्फ अब यहाँ नहीं है। उसकी ये खामोशी डराने वाली थी, क्योंकि इससे लग रहा था कि ये खबर उसकी पहले से बनी हुई योजना का ही हिस्सा थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बूढ़े आदमी को हुक्म दिया कि जंगली कबीलों के सरदारों को बुलाया जाए। ये आदेश इतना अचानक और सीधा था कि बूढ़े आदमी की आंखें हैरानी से खुल गईं। उस ठंडे जंगल में भी ऐसा लगा जैसे माहौल बदल गया हो, जैसे किसी ने कोई गुप्त लीवर खींच दिया हो और अब जंग का अगला दौर शुरू होने वाला हो। ये सब कमांडर चीफ विलाई के नाम पर होना था, जो चट्टान के किनारे खड़े होकर ऐसे हुक्म दे रहा था जैसे उसे दूसरों से बात मनवाने की आदत हो। हवा उसके कपड़ों को उड़ा रही थी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो जंगल की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो इलाका पहले से ही उसका हो। उसके आदेश सिर्फ बातें नहीं थे, वे फैसले थे जिन्हें सच करना बूढ़े आदमी की जिम्मेदारी थी। वापस बियोवुल्फ कासल में एक लोहे की तलवार ट्रेनिंग हॉल के फर्श में धंसी हुई थी और उस पर हुए वार की वजह से अभी भी हल्की सी कांप रही थी। ये नजारा इस बात का सबूत था कि एक और मुकाबला खत्म हो चुका है। हॉल के फर्श और वहां उड़ने वाली धूल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद उस जगह ने राहत की सांस ली हो कि मुकाबला बिना किसी बड़े हादसे के खत्म हुआ। वो तलवार क्रूर ड्वाइट की थी, जो एक घुटने के बल बैठा अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश कर रहा था। पसीना उसके चेहरे पर चमक रहा था और उसका सीना तेजी से धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हार स्वीकार की। विलियम की काबिलियत के आगे उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। विलियम हंसा, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि दिल से तारीफ करने के लिए। उसने ड्वाइट की सराहना की कि उसने मुकाबले के बीच में ही खुद को सुधारा। उसने कहा कि दबाव में इतनी जल्दी सीखना एक डरावनी प्रतिभा है। ड्वाइट ने इसे मजाक में टाल दिया और बड़बड़ाया कि वो तो एक सही वार भी नहीं कर पाया। फिर भी उसकी बातों के पीछे एक गर्व छिपा था। उसे पता था कि उसने विलियम को कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही,
सीरियस होने पर मजबूर कर दिया था। विलियम ने जोर देकर कहा कि ड्वाइट का वार बस चूक ही गया था। उसने मजाक में कहा कि दूरी सिर्फ 600 कागजों के बराबर थी। हार की कड़वाहट कम करने के लिए ये एक मजेदार पैमाना था। ड्वाइट के लिए इस मजाक का भी एक मतलब था। विलियम मान रहा था कि उसे खतरे का एहसास हुआ था, चाहे वो कितना ही कम क्यों न हो। कमांडर का ये मजाक दरअसल उसका हौसला बढ़ाने का एक तरीका था। विलियम को यकीन था कि वक्त के साथ ड्वाइट और भी ताकतवर बनेगा, चाहे वो अभी यहाँ से चला ही क्यों न जाए। कमांडर ऐसे बात कर रहा था जैसे वो ड्वाइट की आने वाली कामयाबी को अभी से देख पा रहा हो। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक कमांडर का भरोसा था जो अपने सामने खड़े हुनर को पहचान रहा था। हारे हुए उस योद्धा ने बड़ी बेदिली से शुक्रिया अदा किया, जैसे तारीफ उसे किसी ऐसे उधार की तरह लग रही हो जिसे वो चुकाना नहीं चाहता। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और नजरें फेर लीं। फिर भी उसने शब्द कहे, चाहे खिंचकर ही सही, क्योंकि वो भी विलियम की बात को पूरी तरह झुठला नहीं पा रहा था। विलियम का ध्यान तब भटका जब उसने देखा कि मोरास की टुकड़ी के योद्धा बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ऐसे योद्धा बिना किसी जरूरी काम के इतनी जल्दी में नहीं आते। उसने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि हॉल के दूसरे हिस्से में कुछ बड़ा हुआ है। उन योद्धाओं ने जल्दी जल्दी पूरी बात बताई कि कैसे स्पेशल स्क्वाड के यान और शाही योद्धा मीर के बीच हुए मुकाबले का नतीजा सबको हैरान कर गया। वे एक दूसरे को काटते हुए बता रहे थे, किसने पहले हमला किया, कितनी जल्दी सब खत्म हुआ, भीड़ का क्या हाल था। हर बात सुनने में नामुमकिन सी लग रही थी। एक कमांडर के लिए ऐसी खबरें खतरे की घंटी होती हैं, क्योंकि नामुमकिन चीजें अक्सर छिपे हुए खतरों का इशारा होती हैं। पूरी बात सुनकर विलियम ऐसे ताकने लगा जैसे वो लोग किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हों। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान ने लकड़ी की तलवार से मीर जैसे योद्धा को एक ही झटके में हरा दिया। एक अनुभवी कमांडर के लिए ऐसी बातों पर भरोसा करना मुश्किल था, पर इस खबर ने उसे उस लड़के की ताकत और उसके आसपास महसूस होने वाली जादुई शक्ति के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। यान के पास खड़े एक योद्धा ने कड़वाहट के साथ बड़बड़ाते हुए कहा कि ये मिराज स्क्वाड की बेइज्जती है। यान तुरंत समझ गया कि उसकी जीत ने सिर्फ उन्हें हैरान नहीं किया है, बल्कि उनके गौरव को ठेस पहुंचाई है। सबके सामने उनकी साख मिट्टी में मिल गई थी, और उस शिकायत में जो गुस्सा था वो तलवार से भी ज्यादा तीखा था। लेकिन सबका रिएक्शन ऐसा नहीं था। पहली कतार में खड़े कई योद्धा यान को बड़े उत्साह से देख रहे थे, उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान था। वे उसे गजब कह रहे थे। ये सब देखकर यान थोड़ा सकपका गया। उसे ऐसी तारीफ सुनने की आदत नहीं थी जिसमें कोई शक न छिपा हो। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ की जलन और कुछ की हैरानी, उसे किसी भारी कवच से भी ज्यादा वजनी महसूस हो रही थी। तभी खुद मीर आगे बढ़ा और बड़े नपेतुले कदमों के साथ यान के पास आया। उसने यान को इस मुकाबले के लिए शुक्रिया कहा और वो सम्मान दिया जो अक्सर हारने वाले लोग बहानों के पीछे छिपा लेते हैं। यान ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मीर ने अपनी बात पूरी की। बिना किसी लागल पेट के मीर ने अपनी हार मान ली और यान की तारीफ की। उसने कहा कि यान की उम्र में इतनी काबिलियत होना वाकई कमाल की बात है। उसके शब्द सीधे और दो टूक थे, पर उनमें सच्चाई थी। मीर एक फौजी की तरह सच बोल रहा था, न कि अपनी हार का दुख मना रहा था। उसकी इसी ईमानदारी ने उस तारीफ को और भी खास बना दिया। मीर के साथियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसे बेकार और बूढ़ा कहने लगे।
वे उस पर हंस रहे थे कि वो सिर्फ दिखावा करता है और सबके सामने हार गया। उनकी ये बेरुखी यान को अच्छी नहीं लगी। जीतना एक बात है, पर अपने ही साथियों द्वारा किसी हारे हुए को नीचा दिखाते देखना वाकई बुरा था। यान ने गौर किया कि मीर इन तानों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो बड़ी बेफिक्री से सब सुन रहा था, जो कि योद्धाओं की दुनिया में आम बात नहीं है। वहां तो इज्जत ही सब कुछ होती है और हारने पर अक्सर लोग गुस्से या बहस पर उतर आते हैं। पर मीर बिना चिढ़े सब सह गया, जैसे उसका आत्मसम्मान सिर्फ जीत हार से न बंधा हो। ऐसी जगह पर जहां योद्धा हर जंग में अपनी जान दांव पर लगाते हैं, वहां साख का मतलब बहुत बड़ा होता है। इसीलिए ये देखकर हैरानी हुई कि मीर को अपनी हार से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यान को समझ आया कि हार को बिना टूटे स्वीकार कर लेना भी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। उन्हें उत्तरी दीवार ऐसे ही नहीं कहा जाता था। दीवारें चोट लगने पर रोती नहीं हैं, वे बस खड़ी रहती हैं। यान अभी अपने विरोधियों की इस अजीब इज्जत और किस्मत के बारे में सोच ही रहा था कि एक और योद्धा आगे आया और उसने मुकाबले के लिए अपना नाम दिया। उसने बिना झिझक ये बात कही, जैसे वो पहले वार के बाद से ही इस मौके के इंतजार में हो। भीड़ का ध्यान फिर से खिंच गया। वे एक और मुकाबला देखने को बेताब थे। सब जानना चाहते थे कि यान की पहली जीत कोई तुक्का थी या वाकई वो इतना माहिर है। चौड़े कंधों और मजबूत कदकाठी वाले उस नौजवान ने अपना नाम लॉरेन बताया, जो मोरास की टुकड़ी का योद्धा नंबर 99 था। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी ताकत पर भरोसा करता है, पर उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि फोकस था। वो एक ऐसे इंसान के भरोसे के साथ खड़ा था जिसे मेहनत करने की आदत हो। यान ने भी अपना नाम बताया और लॉरेन से दरख्वास्त की कि वो उस पर थोड़ा रहम करे, क्योंकि उसने अभी तक उत्तरी जादुई शक्ति माना का सही इस्तेमाल नहीं सीखा है। उसकी बात बड़ी विनम्र थी। उसने ये भी कहा कि ये ठीक है, क्योंकि चुनौतियों से ही कमियां पता चलती हैं, और जब कमियां पता हो तभी उन्हें दूर किया जा सकता है। चुनौती स्वीकार करते हुए वो पुराना मामूली सिपाही अगले मुकाबले के लिए तैयार हो गया। लकड़ी की तलवारें एक तेज आवाज के साथ टकराईं। यान ने लॉरेन के वार का डटकर सामना किया। दोनों ने एक दूसरे के संतुलन और इरादे को परखने के लिए अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये मुकाबला एक मजबूत हाथ मिलाने जैसा शुरू हुआ, सख्त, परखने वाला और किसी भी छोटी सी चूक पर पलटवार करने को तैयार। मुकाबले के बीच में ही लॉरेन ने बात करने की कोशिश की। वो मीर के बर्ताव और यान के प्रति दिखाई गई बेअदबी के लिए माफी मांगना चाहता था। लड़ते हुए भी उसकी आवाज में ईमानदारी थी, जैसे उसका मानना हो कि जंग के मैदान में भी तहजीब जरूरी है। उसकी माफी छोटी थी, पर उससे पता चला कि लॉरेन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। और क्योंकि उसने उस बेइज्जती को महसूस किया था, इसलिए लॉरेन अब और भी ज्यादा मजबूती से जीतना चाहता था, साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी बहाने के। वो यान से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहता था, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस मुकाबले को पूरा सम्मान देने के लिए। उसे लग रहा था कि अगर वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाएगा तो ये यान की तौहीन होगी। यान ने लॉरेन के इरादों को भांप लिया और खुद को तैयार कर लिया। वो पीछे हटने वालों में से नहीं था, चाहे सामने वाले की ताकत कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। यान का पूरा ध्यान अब बस सामने वाले पर था, एक ऐसी शांति के साथ जो किसी भी दबाव को साफ साफ समझने की ताकत रखती थी। जैसे ही लॉरेन की तलवार हवा में घूमी, यान ने तुरंत उसका अंदाजा लगा लिया कि सामने वाला कितना पानी में है। वो वार कच्चा नहीं था, उसमें एक सलीका था, सही वक्त और ताकत का सही तालमेल था। उस एक चाल से ही यान समझ गया कि लॉरेन सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि उसने कड़ी ट्रेनिंग ली है
और उसे अच्छे से मांजा गया है। लॉरेन ने बर्फ और पाले वाली तलवारबाजी का पहला रूप सीखा था, जो वहां के ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता था। वो इसे इतने सटीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा था जैसे कोई मजबूत रिवाज निभा रहा हो। उसकी चालें रैंडम नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिनका मकसद दूरी बनाए रखना और सामने वाले के रास्तों को रोकना था। यान उस अनुशासन को महसूस कर सकता था, जैसे चुपके से आती ठंडी हवा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यान ने फैसला किया कि वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रह सकता। उसे सोच समझकर कदम उठाने होंगे, अपनी रफ्तार चुननी होगी, खुद मौके बनाने होंगे और मुकाबले को अपनी शर्तों पर लाना होगा। एक गहरी सांस लेकर उसने जीत के इरादे के साथ लड़ने का मन बना लिया, हर हाल में खुद को ढालने और सही वक्त पर वार करने के लिए तैयार। यान ने अचानक जो चाल चली, उससे फ्रॉस्ट स्क्वाड का उसका विरोधी लॉरेन बुरी तरह चौंक गया। उस तगड़े योद्धा को लगा था कि सीधा मुकाबला होगा, लकड़ी से लकड़ी टकराएगी और जोर आजमाइश होगी, पर उसे लय में इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। रिंग में उतरने के बाद पहली बार लॉरेन का भरोसा डगमगाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया कि खेल अब उसकी मर्जी से नहीं चल रहा। यान ने वही तरीका अपनाया जो वो असली जंग में इस्तेमाल करता था। उसने हथियार पर नहीं, बल्कि इंसान पर गौर किया। उसकी नजरें लॉरेन पर टिक गईं। वो उसकी सांसों की रफ्तार, टाइमिंग और कंधों के खिंचाव को भांपने लगा। पल भर में ही यान समझ गया कि लॉरेन को अपनी तेजी पर बड़ा नाज है। वो उन लड़ाकों में से था जिन्हें लगता है कि सिर्फ फुर्ती के दम पर ही मुकाबले का फैसला किया जा सकता है। मुकाबले की गहमागहमी में लॉरेन की नजर एक पल के लिए यान से चुकी, और बस वही एक पल काफी था। उसने सामने की तरफ यान को ढूंढा। उसे लगा कि लड़का वहीं होगा जहां वो पहले था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यान किसी साये की तरह उसकी ब्लाइंड साइड, जहां से दिखना बंद हो जाए, पर पहुंच चुका है। लॉरेन की रक्षा में ये छोटी सी चूक एक बड़ी दरार बन गई। कुछ आहट महसूस होते ही लॉरेन तेजी से घूमा। उसने सोचा कि घूमते हुए ही अपने विरोधी को दबोच लेगा और एक जोरदार वार से सब खत्म कर देगा। उसने अपनी पूरी ताकत उस वार में झोंक दी, मानो वो सामने वाले की हड्डियों और हौसले दोनों को कुचल देना चाहता हो। ये वो हमला था जो कोई तब करता है जब उसे जीत पक्की करनी हो, दमदार, बेखौफ और आखिरी। जैसे ही दोनों की ताकत टकराई, एक तेज रोशनी चमकी जिसने पूरे कमरे को सफेद उजाले से भर दिया। टक्कर की आवाज ऐसी थी मानो पत्थर के हॉल में बिजली कड़की हो। एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया कि कौन टिक पाएगा। ये नज़ारा किसी ट्रेनिंग जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत का हथौड़ा सीधे फौलाद पर पड़ा हो। उनमें से एक जोर से खांसा और फिर एक लंबी, भारी सांस ली, जैसे फेफड़ों से पूरी हवा निचोड़ ली गई हो। इस लड़ाई ने दोनों से उनका सब कुछ मांग लिया था, ताकत, वक्त, धीरज और जिगरा, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों ही जीत के पीछे ऐसे पड़े थे जैसे एक इंच भी पीछे हटने से उनकी शान में हमेशा के लिए बट्टा लग जाएगा। तभी यान को एक बहुत बारीक मौका मिला और वो ठीक सही समय पर लॉरेन के बचाव को भेदकर अंदर घुस गया। उसकी दाईं कोहनी पूरी ताकत के साथ लॉरेन की पसलियों में जा धंसी। ये वार इतना नजदीकी और जोरदार था कि कवच भी उसका झटका कम नहीं कर पाया। लॉरेन ने नए सिपाही से ऐसी चालाकी की उम्मीद नहीं की थी, और इसी हैरानी की वजह से चोट और भी गहरी लगी। लॉरेन अभी भी खड़ा था। वो अपनी सांसें काबू में करने और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग ये समझने में लगा था कि अभी हुआ क्या। उसने खुद को समझाया कि यान उसे मामूली हरकतों और सीधे सादे कपड़ों से झांसा दे रहा है, मानो ये सब किसी जाल का हिस्सा हो। पर लॉरेन जितना इसे तर्क से समझने की कोशिश करता, सच उतना ही साफ होता जा रहा था। यान की सादगी कमजोरी नहीं,
बल्कि उसका सटीक निशाना थी। अगले ही पल मोरास की टुकड़ी का वो योद्धा डगमगाया और गिर पड़ा। उसने फर्श पर हाथ टिकाकर खुद को पूरी तरह गिरने से बचाया। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसके मुंह से एक गाली निकली जिसमें थोड़ी झुंझलाहट थी और थोड़ी तारीफ। ये उस योद्धा के हाव भाव थे जो हारने से नफरत तो करता था पर जीत की सफाई को झुठला नहीं सकता था। लॉरेन वापस खड़ा हुआ और एक सच्चे योद्धा की तरह बिना किसी बहाने के अपनी हार मान ली। उसने कहा कि जब उनकी तलवारें टकराईं तो उसे यान के अंदर कुछ खास महसूस हुआ, एक ऐसी धार जो किसी मामूली ट्रेनी में नहीं होती। यान ने उसकी ईमानदारी के लिए शुक्रिया अदा किया। उसकी शांति ने उसकी जीत को और भी स्वाभाविक बना दिया। जो कुछ हुआ उसे देख सब दंग रह गए और पूरे हॉल में तारीफों का शोर मच गया। योद्धा अब यान के लिए नए प्रतिद्वंद्वी ढूंढने लगे, मानो उसे बार बार आजमाना चाहते हों। ट्रेनिंग का मैदान अब किसी मुकाबले के मेले जैसा लग रहा था। कुछ लोग तो डिप्टी कमांडर से शिकायत भी करने लगे कि लाइन में बीच में कौन घुस आया, और इस बात पर बहस होने लगी कि अगला मौका किसे मिलना चाहिए। कैप्टन कियोन अपने आदमियों को हैरानी से देख रहे थे। उनका मिजाज इतनी जल्दी बदलते देख उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वे शक कर रहे थे, यहाँ तक कि नाराज थे, और अब वे इस नए लड़के के साथ लड़ने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। अनुशासन में रहने वाले योद्धाओं को इतना उतावला देखना कम ही होता था, और कियोन बस अपना सिर हिलाकर रह गए कि यान ने सबका ध्यान कैसे अपनी ओर खींच लिया। बाद में जब विलियम ने कैप्टन कियोन से यान के बारे में उनकी असली राय पूछी और कियोन ने लड़के की तथाकथित डींगो के पीछे की सच्चाई बताई, तब विलियम ने क्रूर ड्वाइट के सुधरते हुनर की भी बहुत तारीफ की। फिर भी विलियम की आवाज में एक फर्क साफ था। ड्वाइट तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर यान की बात ही कुछ अलग थी। ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि एक डरावना एहसास था कि यान की असली ताकत का अंदाजा लगाना अभी नामुमकिन है। कुछ लोग चीफ इंस्ट्रक्टर के बारे में नफरत से फुसफुसा रहे थे, उसे किसी रेंगने वाले सांप जैसा बता रहे थे, बड़ा शांत और जिसे समझना नामुमकिन हो। उनका मानना था कि डेमियन ने ही यान को ऐसा बनाया है, उसे प्यार से नहीं बल्कि किसी ठंडे इरादे से ढाला है। उनके लिए डेमियन सिर्फ एक उस्ताद नहीं था, बल्कि कवच पहने हुए एक नेता था, जो काम के लोगों को ट्राफियों की तरह इकट्ठा करके आगे बढ़ता था। कैप्टन कियोन और विलियम दोनों के लिए ही हुनर के प्रति डेमियन की भूख साफ थी। यान जैसे लोग कम ही मिलते हैं, और ऐसी चीजों पर हमेशा ताकतवर लोग अपना हक जमा लेते हैं। कियोन ने कहा कि ये सही और लाजमी ही होगा कि इंस्ट्रक्टर ऐसे योद्धा को उनकी जागीर में भेज दे, जहां उसके हुनर का सही इस्तेमाल हो सके और उस पर नजर रखी जा सके। हालांकि कियोन यान जैसे छोकरे को लेडी लोरेना के आसपास यूं ही भटकने नहीं देना चाहता था, खासकर तब जब इस बात का जरा भी अंदेशा हो कि वो उन्हें रिझा सकता है या घर के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। चाहे ये फिक्र सुरक्षा की हो या राजनीति की, उसकी आवाज में सख्ती आ गई। उसने जोर देकर कहा कि योद्धाओं को चौकन्ना रहना होगा। विलियम भी मान गया, उसे पता था कि छोटी सी ढील कैसे बड़ा खतरा बन सकती है। कैप्टन की बात से सहमत होते हुए विलियम ने कहा कि यान को अपनी लेडी के साथ बदतमीजी या जरूरत से ज्यादा करीबी दिखाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों न हो। अदब एक ऐसी सीमा है जिसे टैलेंट भी पार नहीं कर सकता। इसके साथ ही लीडर्स ने उस दिन की ट्रेनिंग खत्म करने का ऐलान किया और सबको आराम करने को कहा, हालांकि कमरे में मौजूद जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। तय हुआ कि कल वे फिर से काम शुरू करेंगे और अपनी लय बरकरार रखेंगे। जैसे ही योद्धाओं ने डेमियन का नाम लिया, चीफ इंस्ट्रक्टर खुद वहां प्रकट हो गया, मानो उसे याद ही किया गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जो सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि एक जुनून जैसी थी। उनकी नजर ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा भी ऐसे सीधे खड़े हो गए मानो उनकी गर्दन पर तलवार रख दी गई हो। जब मोरास की टुकड़ी और स्पेशल यूनिट के बीच हुए उस जबरदस्त मुकाबले की चर्चा बियोवुल्फ कासल के गलियारों में गूंज रही थी, तब शाम ढलने लगी। बाहर की रोशनी धुंधली होकर नीली पड़ने लगी और ट्रेनिंग हॉल के फर्श पर साए लंबे होने लगे। फिर भी हवा में एक खिंचाव सा था, मानो दिन की लड़ाइयों ने किसी ऐसी चीज को जगा दिया हो जो अब सोने को तैयार नहीं थी। अचानक एक वाद्य यंत्र की तेज और गंभीर आवाज गूंजी। कैप्टन कियोन ने अंदाजा लगाया कि ये कोई बिगुल या हॉर्न है, और विलियम ने तुरंत इसकी पुष्टि की क्योंकि ऐसी आवाज सिर्फ आपातकाल में ही दी जाती थी। कमांडरों ने जागीर के हर योद्धा को आवाज देनी शुरू की। यान ने भी अपने कान खड़े कर लिए। उसे एहसास हो गया था कि अब जो भी होने वाला है वो कोई मामूली अभ्यास नहीं होगा। उसने इतनी गौर से सुना कि मानो पूरी दुनिया सिर्फ उस आवाज में सिमट गई हो। वो एक शब्द भी चूकना नहीं चाहता था। उसके आसपास बातें बीच में ही रुक गईं। जूतों की आहटें सुनाई देने लगीं और लोगों ने अपने हथियारों पर पकड़ मजबूत कर ली। बातों के बीच की उस खामोशी में यान को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। यान की हैरानी का ठिकाना न रहा जब चीफ बटलर हैंस मेरिंगर कवच पहनकर सामने आए, मानो किसी महल की ड्यूटी पर नहीं बल्कि असली जंग में जा रहे हों। उनका इस हाल में होना ही एक चेतावनी थी। रसोइया या बटलर तब तक लोहा नहीं पहनता जब तक घर पर ही आंच न आ जाए। हैंस ने बड़ी तेजी से इलाके के हर योद्धा को हथियार उठाने का हुक्म दिया। उनकी आवाज में जान बचाने की पुकार थी। कैप्टन कियोन और विलियम के पास भागते हुए पहुंचकर हैंस ने दबी हुई आवाज में ये खबर दी, उनकी जमीन पर हमला हुआ है। एक पल के लिए तो दोनों कमांडर उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें कानों पर यकीन न हो। उनकी उलझन साफ थी, आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि बियोवुल्फ की जागीर पर हमला करे, और वो भी इतनी ताकत के साथ कि सीधे दरवाजे पर आ धमके। वो विशाल शाहबलूत ओक के दरवाजे, जिन्हें सदियों पुराना और मजबूत बनाया गया था, किसी भी हमले को रोकने के लिए काफी थे। उन्होंने कई तूफान और छापे झेले थे। किसी भी दुश्मन के लिए वे दरवाजे एक आखिरी दीवार की तरह थे, सख्त, अड़ियल और बेरहम। पर अगले ही पल एक नुकीले बैटरिंग रैम, दरवाजा तोड़ने का लट्ठा, ने किले के दरवाजों को ऐसे चीर दिया जैसे लकड़ी नहीं बल्कि गीला कागज हो। दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। लकड़ी और लोहे के पुर्जे जानलेवा तूफान की तरह हवा में उड़ने लगे। उस टक्कर की धमक पूरे आंगन में गूंज गई और यकीन को अचानक खौफ में बदल दिया। जिसने भी ये मंजर देखा वो तुरंत समझ गया कि कौन आया है। ये किसी मामूली लुटेरे या चोर का काम नहीं था, इसमें वो छाप थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। जिन डरावनी कहानियों के बारे में उन्होंने सुना था, वो अब टूटे हुए दरवाजे के रूप में उनके सामने खड़ी थीं, एक ऐसा दुस्वप्न जिसे वे सिर्फ एक अफवाह मान रहे थे। टूटे हुए दरवाजे के पार परछाइयों का एक अंतहीन रेला खड़ा था, जो इतना घना था कि मानो रोशनी को ही निगल गया हो। उस अंधेरे में जलती हुई आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो झुंड किसी शिकारी की तरह बेताब था और एक साथ आगे बढ़ने को तैयार था, ताकि एक भूखे जानवर की तरह किले पर टूट पड़े। उस भयानक सेना के आगे, जहां दानव और जंगली कबीले एक महामारी की तरह मिले हुए थे, कमांडर चीफ विलाई खड़ा था। उसके चेहरे पर सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि बियोवुल्फ कासल को मिट्टी में मिलाने का एक ठंडा इरादा साफ दिख रहा था। वो किले को ऐसे देख रहा था मानो उसे उसकी हार का स्वाद अभी से आ रहा हो। यान इस हमले को देख दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ठीक इसी वक्त हुआ जब सबका ध्यान ट्रेनिंग और अंदरूनी राजनीति में बंटा हुआ था।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात विलाई का खुद वहां मौजूद होना था, मानो दुश्मन का नेता खुद अपनी आंखों से तबाही देखना चाहता हो। यान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो जो देख रहा था और जो उसे लगा था कि होगा, उन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि यान को अच्छे से याद था, ये हमला इस वक्त नहीं होना चाहिए था। अभी नहीं। वक्त बिल्कुल गलत था, इतना गलत कि उसे लगा जैसे असलियत ही बदल गई हो। क्या इतिहास का रुख फिर से मुड़ गया था? उसके यहाँ आने की वजह से घटनाएं एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में ढल गई थीं। ड्यूक बियोवुल्फ के किले की दीवारें अब भी ऊंची और सलामत थीं। उनके चिकने पत्थरों की वजह से उन पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। नीचे से देखने पर वे इंसान के हाथों बनी चट्टानें लग रही थीं, ठंडी और अभिमानी। उन्हें एक ढाल की तरह होना चाहिए था, जिसे सदियों की मेहनत से बनाया गया था। फिर भी यान महसूस कर सकता था कि ऐसी दीवारों को भी भारी तादाद और बेरहमी से ढहाया जा सकता है। इसी रक्षात्मक ऊंचाई से चीफ बटलर हैंस मेरिंगर कवच पहने हुए विलियम और कैप्टन कियोन के साथ खड़े थे और नीचे फैल रही तबाही को देख रहे थे। तीनों की नजरों में एक अनुभवी कमांडर वाली सख्ती थी। वे दूरी और दुश्मन की चाल को ऐसे भांप रहे थे जैसे युद्ध का नक्शा पढ़ रहे हों। उनकी खामोशी में एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ था। उनका हर फैसला या तो जान बचाएगा या ले लेगा। हैंस ने दुश्मन को तीसरी दीवार तोड़ते देखा और उनकी फिक्र बढ़ गई, क्योंकि दुश्मन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये रफ्तार गलत थी, बहुत तेज और बहुत ही सलीके वाली, जिससे लग रहा था कि ये कोई अचानक हमला नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया गया है। हर गिरती हुई दीवार किले के लिए एक कम होती धड़कन जैसी थी। हैंस का दिमाग अब लोगों को सुरक्षित निकालने के रास्तों और आखिरी मोर्चे के बारे में सोचने लगा। विलियम ने ताज़ा खबर लेकर भागते हुए आए एक योद्धा से सवाल किया। उसे पता चला कि योद्धाओं की तीसरी टुकड़ी पहले से ही दूसरी दीवार की घेराबंदी कर रही है, ताकि उसे असली सुरक्षा घेरा बनाया जा सके। संदेश साफ था, तीसरी दीवार को अब नहीं बचाया जा सकता और लड़ाई अब जागीर के और करीब उसके दिल की तरफ बढ़ रही थी। तीसरी दीवार की रक्षा करना अब नामुमकिन हो गया था। वो मोर्चा हाथ से निकल चुका था। वहां रहने वालों को निकालकर दूसरी दीवार की तरफ सुरक्षित ले जाना जरूरी था, पर दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पीछे हटना भी किसी कत्लेआम जैसा लग रहा था। हमलावर बहुत ज्यादा थे, ढेरों पंजे, कुल्हाड़ियां और जलती हुई आंखें। उनसे लड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं थी, बल्कि बलिदान की जरूरत थी। जासूसों और संदेशवाहकों से मिली जानकारी के आधार पर विलियम को खतरे की गहराई समझ आ गई। लगभग 30,000 लोगों की फौज जागीर की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसी सेना जो गांवों को कुचलने और रक्षकों को अपनी तादाद से निगल जाने के लिए काफी थी। ये संख्या जानकर उसका दिल बैठ गया। उसे पता था कि उनके मुट्ठी भर योद्धा इतनी बड़ी फौज के सामने कितने कम पड़ जाएंगे। लीडर्स इस बात पर आग बबूला थे कि जागीर के रेंजर्स दुश्मन के आने का पता वक्त पर क्यों नहीं लगा पाए। या तो किसी से लापरवाही हुई थी, या उन्हें धोखे से खामोश कर दिया गया था, और इस गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही थी। रिपोर्ट देने वाले योद्धा ने भारी मन से बताया कि शायद सारे रेंजर्स मारे जा चुके हैं और दुश्मनों ने इसी मौके का फायदा उठाकर हमला किया है। चीफ बटलर हैंस ने सबसे पहले हुक्म जारी किया। उनकी आवाज फौलाद जैसी थी। कैप्टन कियोन और मोरास के योद्धाओं को आम लोगों को वहां से निकालने और उन्हें बियोवुल्फ कासल की मजबूत दीवारों के पीछे ले जाने में मदद करनी होगी। ये कोई शान वाला काम नहीं था, पर सबसे जरूरी था, ताकि कत्लेआम शुरू होने से पहले मासूमों को बचाया जा सके। उनके आदेश ने डर को काम में बदल दिया। विलियम और उसकी टुकड़ी को काम सौंपा गया कि वे दूसरी दीवार पर पहुंचे ताकि दुश्मन का सीधा सामना कर सकें और वक्त जुटा सकें।
हैंस को पता था कि ये कितनी कड़वी ड्यूटी है, मानो किसी को तूफान के मुंह में झोंकना, पर उन्होंने हिम्मत बनाए रखने को कहा और आदेश दिया कि चाहे जो हो जाए, किले की रक्षा करनी है। उनकी नजर में अब भावनाओं के लिए जगह नहीं थी, दुविधा में रहने से जागीर नहीं बचती। उस अफरातफरी के बीच किनारे खड़े यान ने विलियम की चिल्लाती हुई आवाजें सुनी। जूतों की धमक, हथियारों की खनखनाहट और आदेशों के बीच खौफ साफ महसूस हो रहा था। यान के हाथ अपने आप भींच गए, डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि आने वाले कुछ मिनट ही सब कुछ तय करेंगे। एक बार फिर इतिहास उसी मोड़ पर आ गया जिससे यान सबसे ज्यादा डरता था। ये घटना, ये समय से पहले हुआ हमला उस रास्ते से बिल्कुल अलग थी जो उसे याद था। इस बेमेल बात ने उसे सर्दियों की हवा से भी ज्यादा अंदर तक झकझोर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आए इस छोटे से बदलाव ने कैसे पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। यान को अच्छे से याद था कि कैसे एक बार ड्यूक डिलिवर्ट ने अपनी बेहतरीन रणनीति और जबरदस्त मौजूदगी से कमांडर चीफ विलाई को रोक दिया था और अपनी जमीन पर हमले को टाल दिया था। ड्यूक उस सुरक्षा की मुख्य कड़ी थे, शांत, बेरहम और अटूट। उनके बिना वो याद अब एक ऐसी दीवार जैसी लग रही थी जो अचानक गायब हो गई हो। अब यान को पक्का नहीं पता था कि क्या विलाई बियोवुल्फ की जागीर को पूरी तरह हरा पाएगा। दुश्मन के नेता का भरोसा देखकर लग रहा था कि उसे जीत का पूरा यकीन है। यान के दिमाग में एक ही भयानक ख्याल बार बार आ रहा था, ड्यूक बियोवुल्फ की गैरमौजूदगी में ये किला गिर सकता है, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और हमला सबसे गलत वक्त पर हुआ है। लेडी लोरेना के बारे में सोचकर यान की उलझन खौफ में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसे याद था और जो अब हो रहा था, उसमें इतना फर्क कैसे आ गया, खासकर तब जब लेडी लोरेना, वो खुद और बाकी सब ने उत्तर की ओर आने का फैसला किया। इस फैसले से तो चीजें बेहतर होनी चाहिए थीं, पर ऐसा लग रहा था मानो इसने किसी और भी ज्यादा डरावने रास्ते का दरवाजा खोल दिया हो। उसने इस तबाही को बड़ी गहराई से परखा। वो अपने दिमाग में पुरानी बातों को ऐसे दोहरा रहा था मानो उस एक गलत पत्थर को ढूंढ रहा हो जिसकी वजह से ये पहाड़ गिरा है। कौन सा शब्द, कौन सी मुलाकात या कौन सी देरी ने किस्मत का रास्ता बदल दिया। यान इस अफरातफरी में कोई तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उसे बदलाव की वजह मिल जाती तो शायद वो इसे सुधारने का कोई रास्ता निकाल पाता। इसी बीच विलाई के एक सिपाही ने उसके पास आकर उसे महान नेता कहकर पुकारा और तीसरी दीवार टूटने और आगे बढ़ने की खबर दी। उस सिपाही के चेहरे पर गर्व था, मानो गिरती दीवारें कोई इनाम हो। इन शब्दों ने रक्षकों के उस डर पर मुहर लगा दी जो उन्हें पहले से ही महसूस हो रहा था, दुश्मन बिना रुके आगे बढ़ रहा है। विलाई ने अपनी फौज को अंधाधुंध न भागने का आदेश दिया। हमले के शोर के बीच भी उसकी आवाज में एक ठंडा सा ठहराव था। उसने हुक्म दिया कि फुर्तीले और तेज नजर वाले लोगों को आगे भेजा जाए, ऐसे लोग जो कमजोर कड़ियों को ढूंढ सकें और अगली दीवार को चालाकी से गिरा सकें। वो कोई भगदड़ नहीं चाहता था, वो चाहता था कि किला सलीके से ढहे, जिससे वो अंदर के लोगों के लिए एक जाल बन जाए। इन इरादों को सुनकर यान का गुस्सा भड़क उठा। उसे अब समझ आ गया था कि वो जंगली नेता आखिर चाहता क्या है, और ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। ये हमला सिर्फ लूटपाट या जमीन के लिए नहीं था, ये तो एक शिकार था जिसे किसी खास इनाम के लिए रचा गया था। यान के अंदाजे के मुताबिक विलाई का इरादा लेडी लोरेना बियोवुल्फ को बंधक बनाना था। उनकी कीमत सिर्फ निजी नहीं थी, वो एक राजनीतिक मोहरा थीं, एक प्रतीक थीं, जागीर के गले पर रखी एक तलवार की तरह। उन्हें दुश्मन के हाथों में जाने देने का ख्याल ही यान के अंदर एक ऐसी आग जला गया कि उसके सीने में एक पक्का इरादा बन गया।
तब तक दूसरी दीवार के पश्चिमी दरवाजे के पास की जगह को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। लपटें भूख से ऊपर की ओर लपक रही थीं। धुएं ने हवा को जहरीला और कड़वा बना दिया था और चिंगारियां रात के अंधेरे में उड़ रही थीं। उस आग की चमक ने रक्षकों के कवच को नारंगी रंग में रंग दिया था, एक ऐसा संकेत कि असली जंग शुरू हो चुकी है और ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। ब्रियोवुल्फ की व्हाइट नाइट्स की तीसरी टुकड़ी हमलावर जंगली कबीलों के सबसे आगे वाले दस्तों से सीधे भिड़ चुकी थी। चारों तरफ तलवारों और कुल्हाड़ियों के टकराने का शोर मचा था। वे सब एक मजबूत कतार बनाकर जान लगा के लड़ रहे थे, अपने शरीर और ढालों को अड़ाकर दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे जागीर के और अंदर न घुस सकें। पीछे हटने वाले हर कदम का मतलब था अपने घर का एक हिस्सा दुश्मन के हवाले करना, इसलिए वे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें रोकने के लिए खून बहा रहे थे। इस अफरातफरी के बीच कमांडर चिल्ला चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे कि एक भी जंगली योद्धा किले के अंदर नहीं घुसना चाहिए, चाहे उनकी जान पर ही क्यों न बन आए। फेफड़े जल रहे हों, हाथ कांप रहे हों, उन्हें दांत भींचकर और बिना पलक झपकाए लड़ना था। पीछे हटना जैसा कोई शब्द उनकी ज़बान पर नहीं होना चाहिए था। उन्हें हर हाल में डटे रहना था, चाहे वो सिर्फ अपनी जिद और हार न मानने के जज्बे के दम पर ही क्यों न हो। व्हाइट नाइट टुकड़ी के दूसरे कप्तान ने बढ़ते दबाव के बावजूद बड़ी फुर्ती और साफ आवाज में आदेश देना जारी रखा और अपने आदमियों का हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि जब तक ड्यूक ब्रियोवुल्फ वापस नहीं आ जाते तब तक उन्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी है, मानो ड्यूक का नाम ही अपने आप में एक ढाल बन गया हो। उसकी आवाज डर को चीरती हुई जा रही थी। उसने वादा किया कि आज की ये मेहनत तब सफल होगी जब उनके मालिक वापस आकर इन हमलावरों को धूल चटा देंगे। पर अगले ही पल वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक विशाल कुल्हाड़ी, जिसे पूरी वहशी ताकत से चलाया गया था, कप्तान के बचाव को चीरती हुई निकल गई और एक ही वार में उसकी जान ले ली। वो वहीं गिर पड़ा, आखिरी वक्त तक बहादुर बना रहा और उसकी आंखें अब भी सामने की ओर जमी थीं। उसे गिरते देख आसपास के योद्धाओं को गहरा सदमा लगा, क्योंकि वे उसके आदेशों को ही अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे थे। जंगली कबीले और भी हावी हो गए। वे भेड़ियों की तरह चिल्लाते हुए जागीर पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई बांध टूट गया हो। वे अपने साथियों को और भी उग्र होने के लिए उकसा रहे थे, उनसे कह रहे थे कि वे सारा रहम छोड़ दें और खून की प्यास बुझाएं। उनका मानना था कि जीत सिर्फ बेरहमी और भारी हथियारों के दम पर ही मिलेगी। उनकी चीखें सिर्फ जंग का नारा नहीं थीं, वे क्रूरता दिखाने का एक खुला लाइसेंस थीं। किले के बहादुर रक्षकों से भिड़ते वक्त हमलावर आने वाले वक्त में खून का बदला लेने की धमकियां दे रहे थे। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे बीता हुआ कल खुद हिसाब मांग रहा हो और पिछली जंगों में मारे गए उनके साथी उन्हें देख रहे हों और इंसाफ का इंतजार कर रहे हों। उनके शब्द जहर बुझे थे, जिनका मकसद नाइट्स को डराना और हवा में खौफ भर देना था। उन्होंने ऐलान किया कि आज की जंग उनके मरे हुए भाइयों की याद में होगी, उन भाइयों के नाम जिन्होंने उनके गुस्से को आग दी थी। वार करते और चिल्लाते हुए वे अपनी भाषा में कस्में खा रहे थे और कह रहे थे कि जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी, वो जीत अब उनके हाथ में है। उनके लिए बर्फ पर गिरता खून कोई दुख की बात नहीं थी, ये एक रस्म जैसा था और ये किला उनकी वेदी। कमांडर चीफ विलाई, जो खुद सबसे आगे रहकर इस फौज का नेतृत्व कर रहा था, उसने अपने कबीलों को ललकारा कि वे उन सभी भाइयों का बदला लें जो पहले ब्रियोवुल्फ के नाइट्स के हाथों मारे गए थे। उसकी आवाज में एक अजीब सा रौब था जो पूरे मैदान में गूंज रहा था, जिसने हर शिकारी के गुस्से को एक सामूहिक भूख में बदल दिया। उसके नेतृत्व में बदला लेना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सोची समझी और बेखौफ रणनीति बन गया था।
विलाय को पूरा यकीन था कि दिन ढलने तक उत्तरी इलाके उनके कबीलों के कब्जे में होंगे और वे वहां के नए मालिक बनेंगे। लेकिन इस यकीन के बावजूद हमलावरों को भी चोट पहुंच रही थी। एक जंगली योद्धा दर्द से कराह उठा जब रोशनी के जादू की एक तेज धार ने उसे लगभग आर पार कर दिया, जिससे उसका शरीर और उसका घमंड दोनों जल गए। ये हमला स्पेशल स्क्वाड की एक लड़की ने किया था और उस जादुई रोशनी की चमक ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। जादू का ऐसा मुकाबला ब्रियोवुल्फ कासल के रक्षकों की तलवारों के बिना नामुमकिन था, जिन्होंने दुश्मनों को जादूगरों तक पहुंचने ही नहीं दिया। जादू करने वालों के सामने तलवारें ढाल बनकर चमक रही थीं, जो कुल्हाड़ियों और भालों को उनके पास पहुंचने से पहले ही रोक लेती थीं। स्टील और साहस ने उन कीमती पलों को बचाए रखा ताकि जादू अपना काम कर सके। लेडी लोरेना ब्रियोवुल्फ हाथ में हथियार लिए उस तबाही को देख रही थीं। धुएं और शोर के बीच शेरील को ढूंढते हुए उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। खुद को शांत रखने की कोशिश के बावजूद उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेरील ने लोरेना की आंखों में छिपे डर को भांप लिया और तुरंत भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। जंग के शोर के बीच भी उसकी आवाज स्थिर थी। लोरेना ने देखा कि जंगली कबीलों के कई गुट उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी गिनती आग की रोशनी में लंबी होती परछाइयों की तरह बढ़ती जा रही थी। इस रफ्तार को देखते हुए रक्षकों को न चाहते हुए भी पीछे हटना ही पड़ता, वरना वे पूरी तरह घिर जाते। शेरील ने धुएं और धुंधलके में अपनी नजरें गड़ा दी, पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि ये सैलाब कहाँ खत्म हो रहा है। बस हर तरफ दुश्मन, हथियार और चमकती आंखें ही नजर आ रही थीं। तभी लेडी लोरेना ने शेरील को हुक्म दिया कि वो अब यहाँ और न लड़े और तुरंत जाकर बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालने में मदद करे। शेरील को लोरेना को दुश्मनों के बीच अकेला छोड़ने के ख्याल से ही डर लग रहा था, पर लोरेना की बात एकदम सही थी। एक इंसान दो के मुकाबले ज्यादा तेजी से निकल सकता है। अकेले होने पर लोरेना ज्यादा आसानी से छिप सकती थी या अपनी जगह बदल सकती थी, जबकि मासूम बच्चों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। लोरेना ने अपना हुक्म दोबारा दोहराया, इस बार और भी सख्ती के साथ, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी आवाज में जिम्मेदारी का वो भारीपन था जो इंसान को मजबूरी में भी बात मानने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा, जाओ, बच्चों को बचाओ, भविष्य की रक्षा करो और मुझ पर भरोसा रखो कि मैं खुद को संभाल लूंगी। आखिरकार शेरील मान गई। उसने गुस्से में अपना जबड़ा भींचा और वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगी। उसने लोरेना से कहा कि बस थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखें। भागते हुए भी शेरील बार बार बच्चों की बात कर रही थी, जैसे वो खुद को याद दिला रही हो कि वो क्यों जा रही है, ताकि अपनी लेडी को इस आग में अकेला छोड़ने का दुख कम हो सके। अकेली रह जाने पर लोरेना ने अपनी नजरें किले के टावर की ओर उठाईं, जहां पत्थर पर जंग की अजीब सी रोशनी लिपटी हुई थी। उसने अपने घर पर हुए इस अचानक हमले के बारे में सोचा, कैसे कुछ ही मिनटों में उसके बचपन के गलियारे जंग का मैदान बन गए थे। जिस घर को वो जानती थी, वो अब किसी घायल जानवर की तरह आवाजें कर रहा था, टूटती लकड़ियां, लोगों की चीखें और चारों तरफ फैलती आग की लपटें। तभी अचानक लोरेना के पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी, धीमी, क्रूर और बिल्कुल अजनबी। वो न तो शाही नाइट्स की आवाज थी और न ही उसके किसी साथी की, उसमें किसी शिकारी जैसी हिंसक गूंज थी। वो आवाज सुनकर लोरेना के रोंगटे खड़े हो गए और उसका हर अंग चौकन्ना हो गया। एक विशालकाय जंगली योद्धा बड़ी तेजी से उसके पास आया, अपनी कुल्हाड़ी ऐसे घुमाते हुए जैसे वो दुनिया के दो टुकड़े कर देगा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी और घटिया सी मुस्कान थी, मानो उसे कोई ऐसा इनाम मिल गया हो जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसने लेडी लोरेना को ढूंढ लिया था और उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो खुद को विजेता मान चुका है।
वक्त जैसे थम सा गया, पर उस जंगली योद्धा ने तुरंत हमला नहीं किया। उसके हाथ तने हुए थे, कुल्हाड़ी वार करने को तैयार थी, पर किसी अनकहे दबाव ने उसे जैसे जड़ बना दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली हो, या उसके अंदर के किसी डर ने धीरे से कहा हो कि अभी हमला करना मौत को बुलावा देना होगा। लेडी लोरेना वहां से भागी नहीं। वो अपनी जगह डटी रही। उस जंगली की हिचकिचाहट देखकर वो दंग थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे किसने रोका है। उसके दिमाग में कई ख्याल आए, जाल, जादू या कुमुक, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि बिना सोचे समझे भागना उसकी आखिरी गलती साबित हो सकती थी। जवाब एक तीखी और दर्दनाक चीख के साथ मिला। वो योद्धा अचानक दर्द से कराह उठा और ऐसे गिर पड़ा जैसे उसकी सारी ताकत किसी ने पसलियों के अंदर से खींच ली हो। उसका जो भी बुरा इरादा था वो उसी पल खत्म हो गया, और वो खानदानी जागीर की उस युवा रक्षक का कुछ भी बिगाड़ने के लायक नहीं रहा। यान अचानक लोरेना के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती थी और उसकी आंखें खतरे को ताड़ रही थीं। उसने खुद को लोरेना और खतरे के बीच खड़ा कर लिया। वो कोई कोमल चेहरा लेकर नहीं आया था, बल्कि उस इंसान की तरह दिख रहा था जो तबाही होने से ठीक एक पल पहले पहुंच गया हो। बिना किसी बड़ी बात या दिखावे के उसने लोरेना को एक भयानक अंजाम से बचा लिया था। यान ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया था, अपनी उस साथी को जिसे वो धुएं और शोर के बीच पागलों की तरह तलाश रहा था। पर लोरेना, जो अभी अपनी सांसें संभाल रही थी, ये समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढ रहा था, जैसे उसकी लोकेशन ही सब कुछ हो। राहत और उलझन के बीच वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो साक्षात आग से निकलकर आया है। वक्त बर्बाद किए बिना स्पेशल स्क्वाड के उस बेहतरीन योद्धा ने लोरेना का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। उसका इरादा साफ था, वो उसे इस मौत के इलाके से बाहर ले जा रहा था, चाहे वो चाहे या न चाहे। उसकी पकड़ काबू करने वाली नहीं बल्कि बचाने वाली थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर उसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लोरेना ने पूछा कि उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा है और वो उसे कहाँ ले जा रहा है। उसकी आवाज उखड़ी हुई थी, आधा विरोध और आधी साफ जवाब की तलाश। यान ने रफ्तार कम नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें जल्दी से किले की तरफ वापस जाना होगा। उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी जैसे समझाने में बिताया गया हर सेकंड मौत को बुलावा दे रहा हो। यान ने वो कड़वा सच बताया जिसने लोरेना को आग की लपटों से भी ज्यादा डरा दिया। इन हमलावरों का असली निशाना खुद लेडी लोरेना ब्रियोवुल्फ ही थीं। लोरेना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बात सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा था कि हमला ज़मीन या पुराने बदले के लिए है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद इस हमले के केंद्र में है। यान ने समझाया कि कमांडर चीफ विलाई का पूरा ध्यान उसी पर है, क्योंकि वो ड्यूक ब्रियोवुल्फ की कमजोर नस है, उस लोहे के किले का सबसे नरम हिस्सा। एक बंधक बड़े से बड़े मालिक को घुटनों पर ला सकता है और उसकी रणनीति को बेबसी में बदल सकता है। विलाई सिर्फ दीवारों पर हमला नहीं कर रहा था, वो ड्यूक पर उस इंसान के जरिए वार कर रहा था जिसे बचाने के लिए ड्यूक मजबूर होंगे। और वो जंगली नेता उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था ताकि ड्यूक ब्रियोवुल्फ को बाहर निकाला जा सके और उन्हें ऐसी जगह फंसाया जा सके जहां विलाई आखिरकार जीत हासिल कर सके। जहां नाइट्स दुश्मन को रोकने में जान लगा रहे थे, वहीं लोरेना को पकड़ने की एक चाल पूरे प्रतिरोध को खत्म कर सकती थी। यान की नज़र में ये योजना डरावनी तो थी, पर बहुत सटीक थी, बिना हर ईंट जीते ही जंग जीत लेना। यान को पूरा यकीन था कि अगर जंगली योद्धाओं ने लेडी लोरेना को यहाँ पकड़ लिया तो लड़ रहे हर इंसान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी।
लोगों का हौसला बिखर जाएगा और डर आग से भी तेजी से फैलेगा। एक जागीर टूटी हुई दीवारों के साथ तो खड़ी रह सकती है, पर अपने दिल को छिनता हुआ नहीं देख सकती। भले ही हर कोई अपने घर की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाए, पर यान का मानना था कि लोरेना का बचना गर्व की मौत से ज्यादा जरूरी है। उसकी जान बचने से जागीर का भविष्य, उसकी लीडरशिप और मोलभाव करने की ताकत बची रहेगी। पर लोरेना ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर खुद कैसे भाग सकती है। उनके बीच ये असहमति बिजली की तरह कौंधी, एक तरफ फर्ज था और दूसरी तरफ जान बचाना। जब वे भाग रहे थे, पास में एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक डरावनी कराह, जैसे पत्थर और लकड़ी भारी दबाव में रो रहे हों। ये हथियारों की टक्कर या जंग का शोर नहीं था, ये कुछ गहरा और तबाही भरा था। उन दोनों ने इसे कानों से सुनने से पहले अपनी हड्डियों में महसूस किया। वे रुके और ठीक उसी समय देखा कि ब्रियोवुल्फ कासल का एक टावर भरभराकर गिर रहा है। उसके गिरने की आवाज से जमीन हिल गई। चारों तरफ धूल और मलबे का ऐसा गुबार उठा जिसने पूरी हवा को निगल लिया। ये नज़ारा आंखों पर यकीन न करने जैसा था। वो टावर जिसे सदियों तक खड़ा रहना था, कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिल गया, जैसे किले की रीढ़ ही टूट गई हो।